चुनाव आयोग, आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग के बारे में कि हमारे देश के अंदर चुनाव करवाने का काम किसका होता है। हमारे देश में चुनाव करवाने का काम कौन करता है उसकी हम बात करेंगे। तो चुनाव आयोग होता है वो हमारे देश के अंदर क्या करवाता है, चुनाव करवाने का काम करता है। चुनाव करवाने का काम क्यों करता है, क्योंकि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक राष्ट्र। भारत में क्या है, लोकतंत्र के माध्यम से शासन होता है। हर 5 वर्ष बाद में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद में सरकारें बनती है। जी सबको पता है आपको कि चुनाव करवाया जाता है और चुनाव जनता जिसको चाहेगी वो व्यक्ति जीत कर जाएगा और आगे उनकी सरकार बनती है। तो हम जो जनता वोट डालती है, वोट डलवाने का काम करवाया जाता है, वो सारा काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही अनिवार्य है। चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना, यानी चुनाव आयोग क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए हमेशा। अगर चुनाव आयोग किसी सत्ता पक्ष का सपोर्ट ले ले और दूसरी पार्टियों का सपोर्ट नहीं ले तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र ज्यादा समय तक रह नहीं सकता। इसलिए चुनाव आयोग का क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना बहुत ही अनिवार्य होता है। भारत एक बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश है। बहुदलीय का मतलब जानते हो, बहुत सारे दल है भारत में, राजनीतिक दल है, वो चुनाव लड़ते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि उतारते हैं मैदान के अंदर और जो जीत के जाता है वो आगे सत्ता पक्ष में चला जाता है। तो हम बात करेंगे इस चुनाव आयोग की। इस चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग नंबर, चुनाव आयोग की बात करें तो ये कौन से भाग में आता है, तो संविधान के भाग नंबर 15 में आता है। कौन से भाग में आता है, भाग नंबर 15 में चुनाव आयोग की बात की गई है। और आगे हम बात करें कि अनुच्छेद इनके बारे में कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 324 से लगा करके अनुच्छेद 329 तक जो अनुच्छेद है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग मतदान से संबंधित, वैश्य मताधिकार, इन सारी चीजों से संबंधित है। वो अनुच्छेद है वो 324 से 329 तक आते हैं। तो आप ध्यान रखना कि चुनाव आयोग कौन से भाग में, चुनाव आयोग भाग नंबर 15 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेदों की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 324 से लगा करके 329 तक क्या है, चुनाव आयोग की बात होती है। तो हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। हम किसके बारे में बात करेंगे, भारत के संदर्भ में। हर देशों के अंदर अपने अपने देश के अंदर चुनाव करवाने के लिए एक आयोग होता है जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है। भारत के अंदर भी चुनाव आयोग है और भारत के चुनाव आयोग कितने हैं, 2 चुनाव आयोग होते हैं। एक भारत निर्वाचन आयोग होता है और एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। भारत निर्वाचन आयोग का काम भी चुनाव करवाना होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का भी काम चुनाव करवाना होता है। लेकिन ये दोनों जो चुनाव करवाते हैं वो अलग अलग कराते हैं। भारत निर्वाचन आयोग अलग चुनाव करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग अलग चुनाव करवाता है। दोनों आयोग होते हैं। वैसे ये दोनों संवैधानिक निकाय माने जाते हैं। दोनों की संविधान के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में देखने को मिलता है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम भारत निर्वाचन आयोग की। तो भारत निर्वाचन आयोग है, ये भारत निर्वाचन आयोग ही है, ध्यान रखना, भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, पहली बात ये होती है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। तो चुनाव आयोग की स्थापना भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में, कब हुई, 1950 में इस चुनाव आयोग की स्थापना की गई। 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की। अब देखिए, भारत काफी लंबे समय से अंग्रेजों के गुलाम रहा था और जैसे भारत आजाद हुआ तो भारत ने क्या अपना लिया, लोकतंत्र को अपना लिया। लोकतंत्र को अपना लिया। अब लोकतंत्र में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। चुनाव करवाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, संस्था की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए भारत सरकार ने क्या कर दिया, एक चुनाव आयोग का गठन कर दिया। और संविधान में भी इसमें जो संवैधानिक रूप से जो प्रावधान है वो संविधान निर्माताओं ने कर रखे थे।
तो 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई। और भारत के पहले चुनाव आयोग कौन बने? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त ये बने थे सुकुमार सेन थे, वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने। अब आप मुझे बताओगे कि चुनाव आयोग कैसे बन गया, तो मैं आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा, अभी आगे चर्चा होगी, क्योंकि इसकी नियुक्ति होती है, ध्यान रखना। और इसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनका कोई चुनाव नहीं होता है। तो पहले एक सदनीय यानी एक सदस्यीय आयोग था। सुकुमार सेन को ये जिम्मेवारी दी गई कि आपको पूरे भारत में क्या करवाना है, चुनाव करवाने। एक ही व्यक्ति था, इसके पास पूरी जिम्मेवारी थी। अब चुनाव करवाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। चुनाव करवाने के लिए क्या है, प्रशिक्षण देना पड़ेगा उनको, भाई किस तरीके से चुनाव करवाया जाए। और चुनाव करवाने के लिए मतदाता सूचियां तैयार करनी थी। और भारत उस समय आजाद हुआ था और चुनाव करवाने थे। 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई और 1951 में टारगेट रखा गया कि भारत में चुनाव करवा लिए जाएंगे, पहली निर्वाचित सरकार बन ली जाएगी। लेकिन क्या हुआ, चुनाव आयोग ने युद्ध स्तर पर काम किया, अपना तेज गति से काम करना शुरू किया। और उस समय 17 करोड़ मतदाता थे। कितने? 17 करोड़ मतदाताओं के नाम रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से मात्र 15% ही पढ़े लिखे थे, बाकी वाले क्या थे, अनपढ़ थे। और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि भारत ने महिलाओं और पुरुषों दोनों को वोट का अधिकार दिया। कई देशों के अंदर ऐसा हुआ कि वहां पर पुरुषों को अधिकार था, बाद में महिलाओं को मिला, लेकिन भारत आजादी के साथ महिला और पुरुष दोनों को क्या दे दिया, अधिकार दे दिया कि आपको वोट डालने का अधिकार है। तो उस समय जो मतदाता सूचियां तैयार की गई, उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम ऐसे दर्ज कर दिए गए, अल्लाह की बेटी और फला की बीवी, यानी महिला का नाम नहीं लिख करके उसकी बेटी और फलाने की बीवी, इस तरीके से नाम लिख दिया। तो चुनाव आयोग ने इसे निरस्त कर दिया। अब ये सारी चीजें वापस तैयार करना था, यानी अब वो नाम वापस लिखना था। तो अपने आप में ये एक हिमालय की चढ़ाई के समान था। हिमालय की चढ़ाई कितनी खतरनाक होती, यानी जिन लोगों ने काम किया, रात दिन एक काम करके वो नाम दर्ज किए, लेकिन महिला का नाम नहीं लिखा, अल्लाह की बेटी फला की बीवी ये नाम कर दिया, यानी उसकी बेटी फलाने की बीवी, खुद का नाम नहीं लिखा। तो चुनाव आयोग ने कहा इससे क्या पता चलेगा ये किसकी बेटी है किसकी बीवी, ठीक है। तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया और वापस करवाने के लिए, और अपने आप ही हिमालय के चढ़ाई के समान काम। तो पहला चुनाव 1951 में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो पहला भारत का चुनाव 1952 में संपन्न हुआ। ध्यान रखना, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? 1952 में चुनाव संपन्न होते हैं, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवा दिए जाते हैं। पहले चुनाव के अंदर चुनाव का तरीका अलग था, फिर दूसरे के अंदर चुनाव के तरीके को बदला गया, फिर तीसरे धीरे धीरे करते 1990 के दशक में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होना शुरू हो गया। उन सारी चीजों की अपन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग के गठन की बात कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 के अंदर। और भारत के पहले चुनाव आयोग कौन बने? सुकुमार सेन ने उनको भारत का पहला चुनाव आयोग बनाया गया। चुनाव आयोग के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 324 से लगा करके 329 तक इनका गठन का प्रावधान किया गया। भाग कौन सा है संविधान का? तो भाग नंबर 15 है, वो चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि चुनाव आयोग आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इनमें जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, पहले क्या था, एक ही था। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। पहले क्या था, चुनाव आयोग में एक ही व्यक्ति, एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन ये बहुसदस्यीय आयोग कब बना इसकी भी बात करेंगे। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखना। दूसरी बात कि भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ, और वो संशोधन हुआ 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन ये हुआ 1989 के। मूल जो संविधान था उसमें मतदान की आयु कितनी थी? मूल संविधान में
मतदान की आयु कितनी थी? मतदान की आयु 21 वर्ष थी। 21 वर्ष प्राप्त नागरिक वोट डाल सकता है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ 1990 में, इसमें मतदान की आयु को घटाकर मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। एक तो काम ये हुआ इसमें। दूसरा काम क्या हुआ? 17 अक्टूबर इसी संवैधानिक संशोधन के तहत 17 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय आयोग बना दिया जाता है। बहुसदस्यीय आयोग बना दिया जाता है। इसमें बहुसदस्यीय आयोग इसको बना दिया गया। अब इसमें कितने सदस्य होंगे? एक तो मुख्य चुनाव आयोग, एक मुख्य चुनाव आयोग होगा, और 2 चुनाव आयोग होंगे, यानी 3 सदस्यीय आयोग बना दिया। कितने सदस्य? अब इसमें 3 सदस्य होंगे। ये आयोग कब बनाया गया? 1989 के अंदर। अब इसमें क्या निर्णय लिया? 61वां संविधान संशोधन करके राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया? चुनाव में सुधार करने की कोशिश की, चुनाव प्रणाली, और कहा कि एक की बजाय इसको बहुदलीय कर दिया जाए, बहुसदस्यीय कर दिया जाए। इसलिए अब 3 सदस्य इसमें निर्धारित कर दिए कि एक तो मुख्य चुनाव आयोग होगा, यानी इनका हेड होगा, 2 अन्य होंगे। अब इसमें जो भी फैसले होंगे वो फैसले बहुमत के आधार पर होंगे। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर। अब यहाँ 2 अन्य सदस्य थे, इसका मतलब ये एक तरफ आ गए तो मुख्य चुनाव आयोग की कुछ नहीं चल रही। मुख्य चुनाव आयोग हेड तो है उनका, लेकिन फिर भी अगर ये 2 एक तरफ है तो इसकी क्या चल रही? कुछ नहीं चल रही। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया? एक याचिका दायर कर दी गई और कहा गया कि जब मुख्य चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है तो इसका मतलब ये क्या काम, कोई काम का नहीं। इसलिए सरकार ने क्या कर दिया? 1990 में इसको वापस एक सदस्यीय आयोग बना दिया। एक सदस्यीय आयोग बना। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है और 1993 में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने के बाद आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या निर्णय दिया कि संसद का अधिकार है कि उसको 1 सदस्य बने, 2 सदस्य बने, 3 सदस्य बने, क्योंकि इसमें सुधार करने का काम अधिकार केवल संसद को होता है और संसद के माध्यम से ये सुधार हुआ था। इसलिए इसको क्या मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने? सही मान लिया, ये गलत है ही नहीं, सही ढंग से काम हुआ है, इसमें कोई गलत बात नहीं। और विपक्ष ने जो आरोप लगाया था कि इसमें क्या है, सरकार अपने आदमियों की नियुक्ति करना चाहती है और चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही है। सरकार क्या करेगी? अपने 2 सदस्यों की नियुक्ति कर देगी, मुख्य चुनाव आयोग की कुछ नहीं चलेगी, और 2 जो चुनाव आयुक्त होंगे बहुदलीय के आधार पर क्या होंगे? फैसले होंगे। यहाँ पर 2 जना या 1 जना, तो 2 जनों की बात मानी जाएगी। और सरकार क्या करेगी? अपने इच्छानुसार व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी। जब इच्छानुसार व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी तो चुनाव क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएंगे। तो विपक्ष ने आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, तो सरकार ने दबाव में आकर के, विपक्ष के दबाव में आकर के 1990 में वापस इसको 1 सदस्य बना दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और 1993 में क्या कहता है कि जो सरकार ने ये काम किया, यानी संसद ने जो काम किया है वो काम वैध है, गलत नहीं है। संसद का अधिकार है कि वो चुनाव आयोग को कितने सदस्य बना सकता है। इसलिए सरकार ने क्या किया? अध्यादेश जारी किया 1993 में सरकार ने अध्यादेश जारी करके चुनाव आयोग को
3 सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 1993 में सरकार ने क्या किया, एक अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश जारी करके चुनाव आयोग को क्या बना दिया, 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय कह सकते हैं या फिर 3 सदस्यीय आयोग कब बना, तो 1993। कब बना, 1993 से लगा करके वर्तमान तक चुनाव आयोग के अंदर 3 सदस्य होते हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयोग और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयोग। एक होता है मुख्य, चीफ, मुखिया कौन होगा, वो एक मुखिया होगा और 2 अन्य होंगे, तो टोटल 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1993। दूसरी बात सुनिए, 1950 से लगा करके 1993 तक भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यीय आयोग था, एक सदस्य। कितने सदस्यीय आयोग था, एक सदस्यीय आयोग था। लेकिन 1993 के बाद में चुनाव आयोग को कितने सदस्य इसमें होते हैं ये आपको पूछ लिया जाए, या भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं ऐसा पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना 3 होते हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयोग और 2 होते हैं अन्य चुनाव। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम इनकी आगे की बात करेंगे। अब आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं नियुक्ति की। बात कर ली कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगली बात है कार्यकाल। इनका कार्यकाल क्या होता है, चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। इसकी हम बात करें तो मूल रूप से कोई कार्यकाल इनका निर्धारित नहीं किया गया है। 1972 में कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। 1972 से कार्यकाल निर्धारित किया गया। पहले कार्यकाल कोई फिक्स समय सीमा नहीं थी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पर बना रहता है। 1972 से कार्यकाल निर्धारित किया गया। अब देखिए 1972 में निर्धारित हुआ तो इसमें कार्यकाल कैसे हुआ कि मुख्य चुनाव आयोग था, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया कि 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। आपने सीएजी पढ़ा, भारत का पढ़ा, उसमें कार्यकाल क्या था, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। था नहीं था? यानी अगर मान लो कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में वहां पर नियुक्त हुआ है, इसमें हमेशा ध्यान रखना बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वही चुनाव आयोग के अंदर जाते हैं, लास्ट टाइम तक जाते हैं, जब उनकी उम्र हो जाती है उस समय हमेशा यहाँ पर नियुक्ति दी जाती है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर वो 50 साल की एज के अंदर चुनाव आयुक्त बनता है तो 6 वर्ष तक रहेगा। 6 वर्ष के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, नया चुनाव आयुक्त आएगा। दूसरी बात, अगर मान लो वो 62 वर्ष की उम्र में चुनाव आयुक्त बनता है तो वो कितने वर्ष रहेगा, 3 वर्ष रहेगा, क्योंकि उसकी एज हो जाएगी 65 वर्ष, और 65 वर्ष के बाद में वो सेवानिवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, अगर चुनाव आयोग के कार्यकाल का पूछ लिया जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले। अब देखिए मुख्य चुनाव आयोग की बात है, अन्य चुनाव आयोग होते हैं 2, आपको पता है। अन्य चुनाव आयोग का कार्यकाल, अन्य चुनाव आयोग का कार्यकाल है
इनका भी कार्यकाल क्या होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल होता है। अगली बात हम करें कि ये त्याग पत्र किसको दे सकते हैं। त्याग पत्र की बात करें, अगर ये त्याग पत्र देना चाहे तो इसकी नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। इसलिए त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति। अगर कोई चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयोग त्याग पत्र देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो ऐसी स्थिति में वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। अगली बात करें वेतन, तो इसके जो चुनाव आयोग होते हैं इनके वेतन है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। इनका वेतन कितना होता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन होता है वही इनका वेतन होता है। दूसरी बात, इनके वेतन में पद पर रहते हुए कभी कटौती नहीं की जा सकती। जैसे हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में कि उनकी कटौती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार इनकी भी कटौती नहीं की जाएगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वही इनका वेतन होता है, उसी के समान इनका वेतन होता है। अगली बात पद से हटाना। अगर इनको पद से हटाना चाहे तो पद से हटाने की स्थिति क्या होगी? ध्यान रखना, या तो कदाचार या अक्षमता, यानी वो काम नहीं कर पा रहा है। कदाचार या अक्षमता की स्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से चुनाव आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। अब ध्यान रखना, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार इसको हटाया जाएगा। अगर वो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्य क्या होने चाहिए? पूर्व में उसके समर्थन में होने चाहिए। और राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य पूर्व में होने चाहिए। अब देखिए, किसी भी चुनाव आयोग को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव, जैसे मान लो राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य पूर्व में उसके समर्थन में होना चाहिए। अब उसका जो पदाधिकारी यानी सभापति होता है वो चाहे तो इस प्रस्ताव को अनुमति दे और चाहे तो उसे रद्द भी कर सकता है। जिस प्रकार न्यायाधीशों के जो हटाने का प्रस्ताव आता है उसको रद्द कर सकता है, उसी प्रकार यानी जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ पर चुनाव आयोग के सदस्यों को भी हटाने की सेम प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वेतन भी उनके समान ही है। नियुक्ति और त्याग पत्र भी आपने पढ़ा कि नियुक्ति उनकी क्या होती है? कॉलेजियम के सिस्टम से होती है। लेकिन यहाँ पर नियुक्ति है कॉलेजियम सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वरिष्ठता के आधार पर भारत का राष्ट्रपति हमेशा मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। वेतन हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनका वेतन होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? 2,80,000 मुख्य का है, लेकिन अन्यों का कितना है? 50,000। तो इनका 2,50,000 रुपए वेतन होता है। ध्यान रखना, तीनों का सेम वेतन। ये इनकी वेतन से संबंधित बात हो गई। अब बात रह गई अगली कि चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं, चुनाव आयोग की शक्तियां क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।